हेलो बच्चा पार्टी। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बेटा आज हम बात करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, न्यू टॉपिक न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। इससे पहले अपन लोग फोर्स के बारे में जान चुके हैं, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ चुके हैं, अपन लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़ चुके हैं, उनकी कंडीशंस पढ़ चुके हैं और उनके ढेर सारे एग्जाम्पल की हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है ना। अब आज हम बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट नियम की कि ये न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या कहता है। ठीक है। तो देखो, इसको समझने से पहले मैं एक दो एग्जांपल लेके चलते हैं अपन लोग, उसके बाद इसका स्टेटमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि ये कोई मेरे हाथ में मार्कर रखा हुआ है, तो ये मार्कर बेटा ऐसे का ऐसा ही रखा रहेगा इस पर। ठीक है ना। कब तक? जब तक कि मैं इस पर कोई पुश या पुल ना करूं, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई ना करूं। ठीक है। अनबैलेंस इसलिए क्योंकि जब हम बैलेंस फोर्स लगाएंगे तो जितना फोर्स हम इधर से लगाएंगे उतना ही फोर्स इधर से लगाएंगे, तो इसमें रिजल्टेंट मूवमेंट नहीं होगा, तब भी ये रेस्ट में रहेगा। तो हम क्या लगाएंगे? एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके। दूसरा एग्जांपल, अगर फ्रिक्शन फोर्स को हम जीरो मान लेते हैं तो हम कहेंगे कोई भी बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव करे अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, बात करेंगे किसमें बात करेंगे? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव करती चली जाएगी विद अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। कब तक? जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। बात समझ में आ गई? वो रुकेगी कब? जब उसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। कब रुकेगी? जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो एक एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, तब वो जो बॉडी हो गई या जो कार हो गई जो भी होगी वो रेस्ट में आ जाएगी। तो अगर हम इसके स्टेटमेंट की बात करें तो आप लोग बोल सकते हो, इफ एनी ऑब्जेक्ट है बॉडी, ठीक है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट or in uniform motion along a straight line, then it will remains in rest or uniform motion, ठीक है, until or unless no any external unbalanced force applied on it। ठीक है। कब तक? जब तक कि आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे टू चेंज दैट स्टेट ऑन इट, टू चेंज दैट स्टेट, यानी उस स्टेट को चेंज करना। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका इनका स्टेटमेंट। मींस फिर समझिएगा, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और या यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, देन तब इट विल रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। कब तक? जब तक कि नो एनी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन इट टू चेंज दैट स्टेट, यानी उस स्टेट को चेंज करने के लिए कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका कुछ बेटा मास होगा, हमने मान लिया स्मॉल एम, ठीक है, तो ये रेस्ट में है, तो आप सभी जानते हैं इसके लिए यू कितना होगा? 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है। शाम तक ये यहीं पे रखा रहेगा। अब मान लीजिए शाम को अब आए या तुरंत ही आ गए, जब तक आप इसे फोर्स लगाएंगे तब तक यहीं रखेगा। आपने फोर्स अप्लाई किया, इसमें मोशन हो गया अलोंग स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ये कहां पे शिफ्ट हो गया आपका, यहां से उठ के कहां आ गया? यहां आ गया। कब आया? जब आपने क्या इस पे अप्लाई किया बेटा? एक अनबैलेंस्ड फोर्स की वेलोसिटी कितनी होगी? होगी स्मॉल p। तो ये कुछ कहानी है
मोशन में है तो रेस्ट में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें स्टेटमेंट के बाद तो हम बात करते हैं इनर्शिया एंड मास। तो ये तो आपका समझ में आ गया होगा, इसके कुछ एप्लीकेशन होने वाले हैं तो वो मैं बताऊंगा आपको इनर्शिया में। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं इनर्शिया की। तो यार इनर्शिया को समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि न्यूटन का जो लॉ है वो इनर्शिया पर ही एप्लीकेबल है। इनर्शिया नहीं समझ में आएगा तब तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि इस न्यूटन क्या कह रहे थे बात। ठीक है ना, तो बात करते हैं सबसे पहले अपन लोग इनर्शिया की। तो इनर्शिया क्या होता है जरा समझिए। इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया बेटा एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो बॉडी अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है, यानी कि inertia is that property of body inertia that property of body due to which it opposes or resists any change in its state of rest और मोशन और डायरेक्शन, तीन चीजें होंगी। ठीक है, यानी कि वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा कोई भी बॉडी या तो अपोज करती है या उसमें अवरोध बनती है, यानी अपोज करने की कोशिश करती है। किसमें? अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में, मोशन में या डायरेक्शन में। तो यहाँ से इनर्शिया तीन टाइप का हुआ। कितने टाइप का हुआ? टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो पहले इनर्शिया का टाइप समझिए, फिर इनर्शिया का मेजरमेंट बता देंगे, उसके बाद एक एक टाइप को समझेंगे। पहला टाइप इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा बेटा, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। ठीक है ना, यानी कि वो अपने रेस्ट में होने का अपोज करेगी। ढेर सारे एग्जांपल लेंगे अभी। उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन, बहुत बढ़िया, मोशन का अपोज करेगी, यानी मोशन में आप चेंज लाने की कोशिश करोगे तो उसका अपोज करेगी। तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि किसी बॉडी का आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो उसमें चेंज होने वाले डायरेक्शन का वो क्या करेगी? अपोज करेगी कि मुझे चेंज नहीं होना, मैं जैसा हूं वैसा ही मुझको रहने दीजिएगा आप। ओके, तो यहाँ पर बात समझ आ गई। अब बात करते हैं इनर्शिया के मेजरमेंट की। तो मैंने आपसे बोला था हेडिंग में इनर्शिया एंड मास, तो हम बोल सकते हैं मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया नोट डाल लीजिए। तो हम नोट में बोल रहे हैं मास इज द measurement of inertia means greater the value of mass, greater will be the inertia, greater will be the inertia। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल एक बढ़िया सा ले ले रहे हैं, बढ़िया से एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास एक स्टोन है और एक रबर बॉल है, साइज सेम है। ठीक है, ए स्टोन एंड अ रबर बॉल ऑफ सेम साइज। ठीक है, साइज सेम है स्टोन का और एक रबर बॉल का। तो आपको पता है कि मास ऑफ स्टोन, यानी कि मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मास ऑफ रबर, हेंस स्टोन प्रोवाइड मोर इनर्शिया देन रबर बॉल। ठीक है, यानी कि स्टोन होगा वो ज्यादा इनर्शिया प्रोवाइड करेगा रबर बॉल के लिए। समझने की कोशिश कीजिए कैसे।
एक पत्थर रखा हुआ है, एक रबर की बॉल रखी हुई है। मैंने आपसे कहा भाई इसको हिट करो, आप दौड़ते हुए आपने जैसे ही हिट किया, आपने मान लीजिए ये पत्थर है, आपने जैसे ही हिट किया तो आपको ज्यादा इंजरी आएगी। और एक रबर बॉल है, आपने इसको हिट किया तो आपको मामूली सी पेन हो सकता है, मामूली सा होगा, लेकिन इन कंपेरिजन टू स्टोन कम होगा। ओके, तो बात समझ में आ गई कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया की मेजरमेंट हम करते हैं मास से, इसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा, ठीक है, चलो हो गया। अगर मास नहीं है तो इनर्शिया नहीं होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो इनर्शिया 3 टाइप का है, अब एक एक टाइप कैलकुलेट करेंगे। तो ये नोट थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में नंबर नाम से, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इनर्शिया के टाइप का। तो पहला टाइप इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए बेटा। तो हम बोल सकते हैं बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपनी रेस्ट वाली स्टेट में, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, यानी कि अब आप उससे रेस्ट से हटिए तो वो क्या करे, उसका अपोज करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मींस द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, द property of a body to oppose the property of a body to oppose any change in states of rest, to oppose any change, to oppose any change in its स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि अपनी रेस्ट में स्टेट को चेंज होने के लिए वो अपोज करती है, इसी को हम कहते हैं इज नॉन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। एक डेफिनेशन से आप तीनों डेफिनेशन बताएंगे। मोशन वाले में एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, डायरेक्शन वाले में एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ डायरेक्शन। बात क्लियर हो गई होगी। ढेर सारे एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी आपकी समझ में आया। कहते हैं आंधी के आम लुटलाए, कहते हैं ना आंधी के आम लुटलाए मींस जैसे हमारे ट्री जो थे मैंगो ट्री, उन पर जैसे ही मैंगो आए और तुरंत ही क्या हुआ, तूफान आ गया, आंधी आ गई, कोरोना आ गया, तूफान आंधी आ गई, तो क्या हुआ, मैंगो नीचे आ गए और हम उनको लूट लाए। तो मैं कहने का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी पतली सी ब्रांच पकड़ते हैं, ठीक है, किसी भी ट्री की, और उसको विगोरसली शेक करते हैं, यानी तेजी से जब हिलाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जो पत्तियां होती हैं, लीव्स, वो जो फ्रूट्स लगे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो सडनली क्या हो जाते हैं, फॉल्स डाउन हो जाते हैं। तो बेटा ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो पत्तियां थी, जो फल थे, जो फूल थे, वो किसमें रहना चाह रहे थे, रेस्ट में, बट आपने इनको विगोरसली हिलाया, झटके से हिलाया, और आपने क्या देखा कि वो मोशन में आ गए। अब वो क्या कर रहे हैं, उस चेंज का अपोज, यानी वो रेस्ट में रहना चाह रहे हैं, और आप किसमें ले आए उनको, मोशन में, तो वो क्या हो जाते हैं, फॉल्स डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक अपना पर्टिकुलर मास होता है। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया, सेकेंड ऑफ ट्री, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाकी आप समझते रहिए लिखेंगे। ब्रांच ऑफ ट्री, सेकेंड ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है, कॉमा लीव्स एंड फ्रूट्स फॉल्स डाउन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, आप इसको अपनी लैंग्वेज में सेट कर लेना। दूसरा एग्जांपल बेटा सबसे अच्छा देखिएगा, आपने देखा होगा जब हॉर्स राइडिंग करते हैं, या जब आप ट्रेन में खड़े होते हैं, अगर बस में होते हैं एज ए पैसेंजर, तो जब हम खड़े हुए होते हैं ऐसे, और हम रेस्ट में हैं, बस में हमारे साथ रेस्ट में, तो देखते हैं जैसे ही बस मूवमेंट में आती है तो हमें पीछे की ओर धक्का लगता है, कि हम बाइक पे जब बैठते हैं तो बाइक पर जब एक्सीलेटर रहता है तो आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। मीन्स क्या है, बाइक आ गई मोशन में, आपकी बॉडी किसमें थी, रेस्ट में, वो किसमें रहना चाह रही है, रेस्ट में, तो उसका अपोज कर रही है, इसलिए वो क्या कर रहा है, पीछे की साइड। ओके, तो ये रियल समझ में आ गया। बैकवर्ड क्यों करते हैं, बैकवर्ड इसलिए गिरते हैं बेटा कि हमारी जो बॉडी है वो रेस्ट में रहना चाह रही है, लेकिन जो बंदा है, जो पैसेंजर है, या जो ट्रेन है, या जो
बस है वो मोशन में आ गई, अब मोशन में आ गई तो हम उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे और हम बैकवर्ड फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपका कारपेट वाला है बेटा। तो कारपेट वाला एग्जांपल एक बढ़िया एग्जांपल है, तो उसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास हम लोग छत पे जाते हैं, कारपेट लेते हैं और कारपेट को एक स्टिक से बीट करते हैं। तो मैं स्टिक से बीट करते हैं तो हमने देखा होगा ढेर सारे मिट्टी के पार्टिकल्स या जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फॉल्स डाउन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कारपेट रेस्ट में था, स्टिक लगाया आपने, उसमें मूवमेंट होना स्टार्ट होगा। जब मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया तो उसके पार्टिकल किसमें रहना चाहते हैं, रेस्ट में। कारपेट किस में आ गया, मोशन में, और फाइनली कारपेट के डस्ट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके, फॉल्स डाउन हो जाएंगे। तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया आपका, एग्जांपल हो गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग, उसको डायग्राम से देखने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास कोई एक कैरम बोर्ड है, ठीक है, 4 कॉर्नर पर गोटियां डालनी है। यहाँ पर देखिएगा 3D फिगर है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कोई पाइल ऑफ कैरम है, पाइल ऑफ कॉइंस, ठीक है। ये स्ट्राइकर है आपके पास, आपने क्या किया, इसको हिट किया सडनली, तेजी से करना है, स्लोली नहीं करना है। तो जब आप इसको हिट करेंगे तो आप देखेंगे नीचे वाली गोटी ये निकल के चली जाएगी और ऊपर वाली जो 3 गोटी होंगी वो एज इट इज ही इस कंडीशन में आ जाएंगे नीचे की चार्ट। तो क्या होगा कि जो ऊपर वाले थे वो क्या थे, रेस्ट में, स्टैगर लगने से नीचे वाली किसमें आ गई आपकी पॉइंट मोशन में, लेकिन ये ऊपर वाले उसका क्या कर रहे हैं, अपोज स्पीड, जैसे कि तैसे वो नीचे आते हैं। और ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने छोटे से बहुत बार किया होगा। तो पाइल ऑफ कैरम का भी कंडीशन यही है कि जब हम तेजी से स्ट्राइक करते हैं तो जो ऊपर की गोटियां होती हैं आपकी कॉइंस होती हैं वो वहीं के वहीं गिर जाती हैं आगे, बाकी नीचे वाली मोशन में आती है। एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल लेके चलते हैं एनसीईआरटी का ही। गिलास लेना हमें एक कांच का, और हम गिलास के ऊपर एक कागज रखेंगे, कागज के ऊपर 5 का सिक्का रखेंगे और कागज को सडनली ऐसे हटाओगे आप तो क्या देखोगे, वो सिक्का किसमें गिरेगा, गिलास में। क्यों, उसके पास, सिक्के के पास अपना खुद का पर्टिकुलर मास है। कागज किसमें आ गया आपका, मोशन में, सिक्का किसमें रहना चाहता है, रेस्ट में, इसलिए वो किसमें सेटल डाउन हो जाता है, किसमें गिर जाता है, किसमें फॉल्स डाउन हो जाता है, गिलास में। तो ये कुछ बढ़िया बेहतरीन एग्जांपल थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट इनर्शिया ऑफ मोशन की डेफिनेशन आप यहां से चुराएंगे, अपन लोग केवल एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। यहाँ से हम लोगों ने डेफिनेशन चुरा ली है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ऐसे लेके चल रहे हैं जो है एग्जाम में भी काम आ जाए और हमें चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए जब आपने देखा होगा कि हम कहीं जाते हैं पिकनिक पर तो गाड़ी के ऊपर जो लगेज रखा होता है, जो हमारा सामान होता है, उसको हम टाइटली बाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं, ठीक है। यानी कि लगेज टाइटली, ठीक है, फिट with the help of rope on a rope on the roof of moving ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। बाइक छोड़ दिया हमने, ऑटोमोबाइल्स में कंसीडर कर ले रहे हैं, बस या कार जो भी है आपके पास, ठीक है। तो लगेज जो है उसको आप टाइटली फिट कर दोगे, ठीक है, इस पर रूफ पर, बस इसकी पर या कार की में जो भी आपके ऑटोमोबाइल्स हैं। तो उससे क्या होगा, जब वो सडनली ब्रेक अप्लाई करेगा तो आपका लगेज आगे की ओर है, जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं देखो वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं जो नेचुरल हैं और वही को हम कंसीडर किससे करेंगे, फिजिक्स से जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो नेचुरल एग्जांपल, आप बाइक पे बैठते हैं, सडनली जब आगे वाला बंदा ब्रेकर पर ब्रेक लगाता है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर जाके गिरते हैं। क्यों, आप किसमें रहना चाह रहे थे, मोशन में, क्योंकि बाइक के साथ आपकी जो बॉडी थी वो मोशन में थी। अब बाइक किसमें आने की कोशिश करिए, रेस्ट में, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो चुकी है और आप किसमें रहना चाहते हैं, मोशन में, इसलिए आप किधर गिरते हैं, आगे की साइड। तो यही कंडीशन आपको बस और ट्रेन के लिए लिखनी है कि जब सडनली ब्रेक अप्लाई होंगे तो हम मूव फॉरवर्ड जाएंगे और जब सडनली स्टार्ट होगी तो मूव बैकवर्ड जाएंगे। तो दोनों चीजें हमें, जब स्टार्ट होगी तो बैकवर्ड, जब ब्रेक लगेंगे तो फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका मैंने आपको बता दिया, रोप वाला। लगेज को टाइटली क्यों बाउंड करते हैं, अब बताइए। बस चल रही है तो रोप के साथ
जो बंधा हुआ लगेज है वो भी तो मोशन में। अब बस ने लगाया ब्रेक, किस में आगे, बस रेस्ट में, सामान किस में रहना चाहेगा, मोशन में, तो वो आगे की ओर जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम, टाइटली बांध देते हैं उनको, ठीक है, टाइटली बांध देते हैं उनको, ठीक है ना, फिट कर देते हैं। ऐसे ही जब आप देखा होगा बस में खड़े होकर जाते हैं तो आपको होल्डर मिलते हैं ना, हाथ पकड़ने के लिए, हैंडल्स बोल सकते हैं उसको, या आप सीधे पाइप पकड़ लेते हैं। तो पाइप क्यों पकड़ते हैं आप, इसी वजह से पकड़ते हैं कि ब्रेक अप्लाई हो और हम आगे की ओर ना जाए। कभी कभी क्या होता है कि एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, जब मैं छोटा था, 6 या 7 में होऊंगा, तो बात थी शायद 8 या 9 की, 2007-8 मान लीजिए। तो एक बार हुआ ऐसे था, हम बोनट पे खड़े हुए थे बस के, और बस वाले भैया ही ने एकदम से ब्रेक लगा और हम सीधा तोड़ के बाहर जाके गिरे थे, ठीक है ना। और हमने भैया से पूछा ये क्या हुआ, तो नहीं कुछ नहीं भाई, ब्रेक लगे, तो हम शीशे से बाहर चले गए और बस पे ऐसे लटक गए, ठीक है ना। तो ऐसे लटक गए थे बस पे, समझ रहे हो, गिरने वाले थे हम। चलिए तो मजाक की बात थी, कोई दिक्कत नहीं। तो लगेज को टाइटली फिट कर देते विद द हेल्प ऑफ रोप ऑन द रूफ्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो है आपका अच्छा सा एग्जांपल है, ऐसे ही मिलते जुलते एग्जांपल आप क्लियर कर सकते हैं, जो एग्जांपल पर्याप्त है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यहाँ पर एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो समझिएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप डेफिनेशन सेट कर लेंगे अपन लोगों को, केवल एग्जांपल लेके चलना, ठीक है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के 2 एग्जांपल या एक एग्जांपल पर्याप्त है आपके लिए, ठीक है ना। तो उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए, मैं 2 एग्जांपल लेके चलूंगा। पहला एग्जांपल क्या है कि कोई बस है मेरे पास, ठीक है, ये बस है, सिंपल सा ही बस है मेरे पास, इसमें ढेर सारे ये यात्री बैठे हुए हैं, यहाँ पर पैसेंजर्स होंगे सीट्स पर, और ड्राइवर ने क्या किया, निगोटिएटिंग कर दिया, एक निगोटिएटिंग कर लिया, शार्प टर्न ले लिया, कैसा आप शॉर्ट में समझिए, शार्प टर्न, मतलब एक ऐसा टर्न, एकदम से टर्न आता ना, अनरिमोट इसको बोलते हैं अपन लोग, जिसमें हमें आगे का ऑप्शन दिखाई देता। शार्प टर्न आया तो आपने देखा होगा इस सेंटर से ये बस यहाँ पर घूमेगी, मान लीजिए ये कोई सेंटर है, इस सेंटर से ये बस यहाँ पर घूमेगी, और जब आप बस घूमती है तो आप इस तरफ घूमते हैं, फोर्स कितना लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आप किधर भागने की कोशिश करते हो, इधर बढ़ता है, ऐसे करते हैं ना। आप किधर जाना चाहते हैं, बस किधर फेंकती है आपको, बाहर की साइड, और आप किधर आना चाहते हैं, अंदर की साइड। तो ये क्या हुआ, आपको डायरेक्शन का अपोजिट कर रहे हैं, मींस हम स्ट्रेट जाना चाह रहे थे, हम स्ट्रेट जाना चाह रहे थे, बस किधर गई, इधर, तो हम किधर करेंगे, इस तरफ करेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर। जो फोर्स लगेगा, यानी जो फोर्स लगेगा हमारी बॉडी पर, वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम उसका अपोज करेंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर लगेगा। बात समझ में आ गई ना। और आप इधर की साइड चलने की कोशिश करते हैं जिससे आप बाहर ना निकले, सबसे अच्छा एग्जांपल। एक और बात समझिए, अब हम लेते हैं एग्जांपल बाइक का, ठीक है, गोलमाल 3 टायर वाली बाइक, ठीक है। ये कोई बाइक है, इस बाइक पर पीछे एक बंदा ऐसे में बैठा हुआ है, जैसे हम बच्चे को ऐसे बैठाते हैं ना, पैरों में पैर फंसा कर ऐसे बैठा हुआ है, और हमने बोलते भाई इसको तेजी से चलाओ, इसको एकदम ऐसे टर्न लगाना। देखो जब हम टर्न लगाएंगे तो आप देखोगे कि वो ऐसे बैठा हुआ है बाइक पे, और जैसे ही बाइक इधर टर्न हो जाएगी तो वो आगे की साइड ऐसे जाएगा और वहीं जमीन पर गिर जाएगा। करके देखने ना, ये 100% सत्य ही बात। आप बाइक पे दोनों पैर ऐसे करके बैठा लेंगे, आप ऊपर को तेजी से चलाएंगे, सडनली बाइक को टर्न कर देना, देखना वो उधरी साइड में गिर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सीधा जाना चाह रहा था और आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, आप राइट हैंड साइड में ले गए, वो सीधा जाना चाहता था, तो वो किस तरफ गिरेगा जाके, लेफ्ट हैंड साइड, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर। जिस सेंटर के आप मोड़ेंगे बाइक को या ऑटोमोबाइल को, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाके वो बंदा गिरेगा। तो 2 एग्जांपल हो गए, बस में बैठा हुआ यात्री, कोई भी बंदा बैठा हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन हो, और यही सेम एग्जांपल हमने किस पर कर दिया आपका बाइक पर। ओके, तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी क्या है। अब बात करते हैं अपन लोग न्यूटन के सेकंड लॉ पर जाने के लिए। तो मैं जरा देखता हूँ वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा आपका, चलिएगा आज के लिए इतना पर्याप्त।